बेटा कल जो हमारा चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी के का आगे का भाग चलेगा। ठीक है, हमारा टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेन पॉइंट जो कल का पूरा है समराइज करेंगे बहुत ही शॉर्ट डिटेल में। ठीक है, कि परमाणु हमारे भारतीय ऋषि मुनि कनाद परमाणु के बारे में बताया कि यह सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म कण, लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाए थे, वैज्ञानिक बेस पर सिद्ध नहीं कर पाए थे कि ये क्यों सूक्ष्म कण है। फिर इसके बाद में हमारे वैज्ञानिक आए थे डाल्टन। डाल्टन ने बताया कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि पदार्थ को बहुत सारे छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाएगा तो एक ऐसा कण प्राप्त होगा जो जिसे हम तोड़ नहीं सकते, तो उसको नाम दिया था इन्होंने परमाणु अर्थात एटम। ठीक है, एटम शब्द जो है हमारा ग्रीक वर्ड एटोमस, एटोमस से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ, एटोमस का जो अर्थ होता है बेटा अनकटेबल या अनडिविजिबल, मतलब ना तो यह विभाजित हो सकता है ना ही इसे काटा जा सकता है। तो ये डाल्टन ने बताया था साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, फिर इसी के साथ डाल्टन ने थ्योरी दी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी 1808 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा जो परमाणु है यानी कि एटम अत्यंत सूक्ष्म यानी कि वेरी स्मॉल। सर इरेज नहीं करना। ठीक है, वेरी स्मॉल अनविजिबल अत्यंत सूक्ष्म अनविजिबल क्या है? पार्टिकल्स है।
जिसे हम देख भी नहीं सकते, बहुत छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म। ठीक, से कणों से मिलकर बना है। परमाणु जो है अत्यंत सूक्ष्म, वेरी स्मॉल, यूनिवर्सल, अनविजिबल पार्टिकल्स है। और इसी के साथ में इसमें जो अविभाज्य, अनडिविजिबल। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में एक पॉइंट ये दिया था। दूसरा पॉइंट डाल्टन ने कहा था कि एक ही तत्व, मतलब एलिमेंट की प्रकृति यानी कि नेचर सेम, एक समान होता है। सेम होता है। तीसरा डाल्टन ने जो पॉइंट दिया था, इन्होंने कहा था विभिन्न तत्वों यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रकृति एक समान होती है। और चौथा पॉइंट दिया था डाल्टन ने कि एक तत्व में परमाणुओं की संख्या नियत होती है। मतलब एक ही तत्व में जो एटम्स जो होंगे, नंबर्स ऑफ एटम्स, वो नियत मतलब एक ही संख्या में होंगे। ये दिया था। 1808 में डाल्टन ने अपनी थ्योरी में 4 पॉइंट्स दिए थे, जो बहुत समय तक ये चलते गए, जब तक और बहुत सारी जो थ्योरीज नहीं आई थी, मैक्सवेल की, रदरफोर्ड की, थॉमसन की, तब तक। लेकिन जब वो थ्योरी आई तो डाल्टन की चारों के चारों पॉइंट्स गलत हो गए। गलत क्यों हुए बेटा? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने पहला पॉइंट देखो दिया था कि एटम्स को सूक्ष्म, वेरी स्मॉल, अनविजिबल और अनडिविजिबल होता है, जबकि हमें बाद में पता चला था कि जो एटम्स हमारा है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि परमाणु से भी छोटे कण होते हैं। तो इनकी थ्योरी का पहला पॉइंट जो था वो गलत हो गया। सेकंड में उन्होंने पॉइंट दिया था एक ही तत्व यानी एलिमेंट की नेचर एक समान होता है, जबकि हमें बाद में पता चला था कि जो आइसोटॉप्स होते हैं, एक ही तत्व के आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट भी इनका गलत हो गया। कार्बन के भी अपर रूप होते हैं, सबको पता है, हीरा है, ग्रेफाइट है? तो उनकी प्रकृति जो है अलग अलग होती है। सल्फर के भी अपर रूप होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट इनका आया था विभिन्न तत्वों यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रकृति एक समान होती है। नहीं, क्योंकि हमारे पास आइसोबार संवाहक वही होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो न्यूट्रॉनिक, जो अलग अलग ग्रुप में आवर्त सारणी में है और उनकी प्रकृति जो है अलग अलग है। ठीक है, तो उस बेस पर इनका ये भी पॉइंट्स गलत हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसका एक तत्व के परमाणुओं की संख्या नियत होती है, क्या ये सही है? आप सपोज करो जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया, इसमें तो 2 परमाणु हो गए। फिर अब अगर ये आपका हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाया? वाटर। तो इसमें तो तत्वों की संख्या अलग हो गई वाटर में। और इन्होंने कहा था कि एक तत्व के परमाणु की संख्या नियत होती है। इसका मतलब है जब हाइड्रोजन में जो तत्व है, परमाणु है, तो वो वाटर में वही परमाणु होने चाहिए, जबकि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की भी अलग है।
तो ये भी पॉइंट्स इनका गलत हो गया। ठीक, नोट कर लो कैसे करना है। पहली वाली स्लाइड ये है। नेक्स्ट स्लाइड करें। सर कल क्या पढ़ाया था? कल यही पढ़ाया था, तो उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। बहुत से बच्चे एब्सेंट थे, आगे का आएगा नहीं सही शुरू से है। हाँ। ओके बेटा, यस सर। बहुत देर लगा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो पॉइंट्स दिए हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी जो दी थी वो किस बेस पर दी थी? इन चारों पॉइंट्स के बेस पर दी थी। बाद में जाके जब और खोज हुई तो ये चारों पॉइंट्स इस तरीके से गलत हो गए। स्टार्टिंग डाल्टन ने ही किया था। स्लाइड रहेगी बेटा, बाद में लगेगा। ठीक है, इसके बाद में बेटा क्या था हमारा? कैथोड रे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। या इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज, इसमें हमने क्या दिया था कि जो एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रोक्स थॉमसन एंड अदर्स, सबसे पहले विलियम क्रोक्स ने एक विसर्जन नलिका ली थी। इसमें क्या था? 10 की पावर -3 mm दाब था, प्रेशर, दस 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की थी। ठीक है, ये कैथोड है हमारा, इसे एनोड नाम दिया था, और ये है हमारी डिस्चार्ज ट्यूब। विसर्जन नलिका।
और ये है हमारा वैक्यूम ट्यूब। इसमें देखो बेटा पहला पॉइंट आया था विलियम क्रूक्स ने कि जब हाई वोल्टेज इस पर डिस्चार्ज ट्यूब पर क्या दिया था, वेरी हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर। जब ये दोनों विसर्जन नलिका के प्रोवाइड कराए थे तब हमारी कैथोड से कुछ रेज निकली और वो रेज किधर जा रही थी बेटा, एनोड की तरफ जा रही थी। ठीक है, तब इनका नाम दिया गया था कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज नाम दिया गया था। और ये कैसे जा रही थी, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में जा रही थी। ठीक है, फिर इसके बाद में थॉमसन और विलियम क्रूक्स ने 1880, कहीं कहीं पे 78 भी होगा। ठीक है, ये इतना करा था। इसके बाद में थॉमसन ने इसी में कि ये जो है यहाँ पर ऐड कर दिया था क्या, एनोड। इसको इस तरीके से समझो, ये हमारा कैथोड है। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ये हमारा कैथोड, इसे एनोड मान लिया। ठीक है, प्लस माइनस। जब यहाँ पर जिंक सल्फाइड का मटेरियल रख दिया जो प्रकाश दीप्ति होता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, जब यहाँ पर वेरी हाई वोल्ट और वेरी लो प्रेशर प्रोवाइड के साथ में जब कराया, जो हमारी कैथोड रेज थी, ठीक है, यहाँ पर फिर जिंक सल्फाइड की जो परत है, क्या उत्पन्न हुआ, लाइट शाइनिंग। फिर इन्होंने क्या काम करा कि इसी के ऊपर पॉइंट आएगा कि प्रकाश दीप्ति जब कैथोड रेज जो थी वो कैथोड से एनोड की तरफ जब गई, तब तो जिंक सल्फाइड की जो परत थी, कैसी हो गई, चमक, मतलब शाइनिंग। जिससे पता चला क्या, क्योंकि इन्होंने फिर यहाँ पर एक वस्तु रख दी जिसकी छाया यहाँ पर पड़ी। ठीक है, जिसकी छाया यहाँ पर पड़ी, तो इससे ये पता चला इन्हें कि ये जो कैथोड रेज हैं, ये एनोड की तरफ बहुत तेजी से गमन करती हैं जब इन पर वेरी हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर के साथ में प्रवाहित किया जाती है धारा। ठीक, इसके बाद में इन्होंने क्या काम करा, यहाँ पर एक रख दिया फैन या चक्री। ठीक है, तो ये जो किरणें थी कैथोड रेज जो है, जब इनपे टकराई फैन से तो फैन चलने लगा, जिससे थॉमसन ने एक निष्कर्ष निकाला कि जो हमारी कैथोड रेज हैं, इनमें किसका गुण है, पार्टिकल। ये एक प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल है, कण है। ठीक है,
फिर इसके बाद में इन्होंने क्या काम करा कि एनोड पर और कैथोड इसके बीच में इन्होंने चुंबकीय प्रभाव दर्शा दिया। चुंबकीय प्रभाव जो कैथोड रेज को जो बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के पार्टिकल्स हैं, तो बाद में इलेक्ट्रॉन नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि कैथोड रेज में किसका गुण है, पार्टिकल। तो ये रेज नहीं अपने आप में एक कण है जिनमें काइनेटिक ऊर्जा हुई, क्योंकि कण छोटे छोटे जब ये टकराएंगे, ठीक है, तो इसमें एक मोशन आ जाएगा। ठीक है, मोशन उसी में आएगा जब कण आपस में टकराएंगे और उसमें प्रेशर डालेंगे। ठीक है, चक्री ली होगी जैसे वो मार्केट में मेला में बिकती है, हवा के साथ में घूमती रहती है, वैसे ही, समझे। फिर जो हमारी कैथोड रेज थी बेटा, एनोड की तरफ ना जाकर जब बीच में उन्होंने चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, विद्युतीय प्रभाव दर्शाने के लिए बीच इस साइड में ना लेके बीच में उन्होंने विद्युत का प्रभाव दर्शाने के लिए एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव रख दिया, तो कैथोड रेज जो थी वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर गई, एनोड की तरफ ना जाके। तो इससे इन्होंने थॉमसन ने ये निष्कर्ष निकाला कि इनमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है, अर्थात ये ऋणावेश होते हैं। तो ऋणावेश का जो कंफर्मेशन होता है तो वो यहां से पता चला। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव दर्शा दिया, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत एवं जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दर्शाया थॉमसन ने। बेटा ध्यान से सुनो, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव यहाँ पर दर्शा दिया। तो सबसे पहले देखो, जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं था तब क्रुक्स ने क्या बताया था कि ये एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, थॉमसन ने कहा जब विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव लगाते हैं तो कैथोड रेज जो है, वो जो कैथोड कण है वो जो है नेगेटिव ऋणावेश रखती हैं। इसके साथ साथ इनके प्रभाव में आकर ये पार्टिकल्स जो है ऋणावेश के साथ साथ में इन पे चार्ज आ जाता है। चार्ज मतलब आवेश, एक आवेश आ जाता है और ये कण जो है अपने आप में एक काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, मतलब एक मोशन रखते हैं, और नाम दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन। तभी इलेक्ट्रॉन में देखो आवेश भी होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में एनर्जी भी होती है, तभी तो वो परमाणु के चारों तरफ गमन करते हैं, नाभिक के चारों तरफ, इसी बेस पे। तो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें जो हमने कल बताया भी था, सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या थी कि इलेक्ट्रॉन में क्या है, एक ऋणात्मक कण है, ऋणावेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेश, मतलब नेगेटिवली चार्ज। और इसका जो आवेश का मान होता है वो कितना है, 1.6 माइनस में 10 टू दी पावर माइनस 19। ये किसने दर्शाया था, मिल्किंस ने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, जो कल बताया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का E/m अनुपात जो होता है वो कितना होता है, 758 10 टू दी पावर 11 कूलम प्रति किलोग्राम। इन दोनों के माध्यम से हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चला, कितना आया, 9.1
10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है बेटा? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन R = 2.8 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जनरल रिप्रेजेंट करते हैं जनरल रिप्रेजेंट करेंगे ई से, और केमिकली जो रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन के तौर पर तो -1E0। ठीक है, अगर हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं तो ये ई से, और न्यूक्लियर रिएक्शन में जब रिएक्शन क्रियाएं होंगी तब हम दर्शाएंगे उसे -1E0 से। कल यहाँ पर 2 × 10⁻13 हो गया था, लेकिन वो 2.8 है। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंट्स ई। और कोई सी प्रॉपर्टीज? कोई बात नहीं। ठीक है, खोज करता आपको पता ही चल गया, जैसे थॉमसन। ठीक, अब इसे कोई नोट कर लो, फिर हम एनोड रेस के बारे में बात करेंगे। बताएं बेटा। प्रीवियस सर एक और बस। ये हाँ मुझे सर डिस्चार्ज ट्यूब विसर्जन नलिका। सर एक सेकंड ओके सर आगे कर दो। इसमें केवल इतना है, नेक्स्ट वाली स्लाइड का नोट करो। ये तो अब हम बात करते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी वही ट्यूब ली जाएगी। $10,000 हो गया, 10⁻⁻5 mm ऑफ Hg। ये आपका प्लस एनोड
आपका माइनस कैथोड और यहाँ पर छिद्र कर दिए कैथोड में, ठीक है, तो बन गया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड मतलब छिद्र युक्त। ये वैक्यूम ट्यूब, निर्वात पंप, इसमें क्या हुआ बेटा, जब प्रेशर और वॉल्यूम के साथ में, ठीक है, इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित हुई थी, तो यहाँ पर देखो जो हमारी कैथोड रेज थी मतलब इलेक्ट्रॉन थे वो एनोड की तरफ मूव कर गए, ठीक, लेकिन इसके साथ में जो आयन के रूप में एनोड की किरणें जो थी वो कैथोड की तरफ आ गई, ठीक, मतलब जो आपकी कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो एनोड की तरफ चले गए और जो हमारे, ठीक है, एनोड यानी कि धन किरणें जो थी एनोड से निकलने वाली वो कैथोड की तरफ आ गई। पूरी प्रोसेस में जैसे कैथोड रेज में जो भी प्रोसेस थी वही प्रोसेस पूरी इसमें है, सिर्फ इसमें इतना अंतर है कि इसमें जो प्रोटॉन्स हैं यानी कि एनोड किरणें जो निकली थी, धन किरणें जिन्हें कहा और कैनाल किरणें कहा, क्योंकि ये तो ये जो थी कैथोड की तरफ आ गई और यहाँ पर ZNS दोनों तरफ लगाया हुआ था, उसमें भी और इसमें भी। तो जो एनोड किरणें जो आई थी यहाँ से साफ दिख रही थी, इस पर दीप्ति मतलब चमक, इसका मतलब होता है चमक, फ्लोरेसेंट। पिछली बार नहीं आई है? क्यों नहीं आई? और प्रेशर जो है इसमें कम कर दिया था, ठीक है, वो पिछली बार आई, पिछली बार भी थी, लेकिन वो साइंटिस्ट को खोज नहीं कर सके, उन्होंने केवल कैथोड किरणें की खोज की थी। उन्होंने ये कह दिया कि कैथोड से किरणें जो थी उत्सर्जित हुई और वो एनोड की तरफ चली गई और यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, माइनस जो विद्युत क्षेत्र लगाया तो कैथोड किरणें इधर भी मुड़ गई। उन्होंने इनके बारे में बताया, इनके बारे में नहीं बताया। फिर जब एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का हुआ, तो गोल्डस्टीन ने देखा कि जब थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाते हैं तो कैथोड में भी तो कुछ होगा, कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन से, तब इन्होंने देखा कि ये जो थी किरणें इन्हें कैनाल किरणें कहा, कैनाल रे, ठीक। अब एनोड की तरफ से आई ये, तभी इसका नाम दे दिया एनोड रेज भी। और इन पर आयन कैसा था, धनायन होने के साथ साथ इन्हें धन किरणें भी कहने लगे। ये सब सारे नाम दिए थे, ठीक है। एनोड से कैथोड की तरफ जो किरणें आई, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए यहाँ पर, और जो कैथोड की तरफ जो रेज आई थी उनको कैनाल किरणें कहा। इसमें जो प्रेशर था वो अलग अलग गैसों का लिया था। शुरू में हाइड्रोजन, मान लो कि हाइड्रोजन गैस का लिया था, जिससे इसमें चार्ज जो भी था या जो द्रव्यमान निकल के आ रहा था वो हाइड्रोजन गैस के द्रव्यमान के बराबर आ रहा था। इसके बाद में समझ में आएगा, देखो बेटा अभी आएगा। उसका पॉइंट ये था पहला कि जब हम प्रेशर
किसी भी मतलब गैस, कोई सी भी एक गैस लेते हैं और किसी भी गैस के लिए जब हम वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्ट प्रभावित करते हैं तो गैस में जो आयन उत्पन्न होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो H के लिए H+ और इसमें इलेक्ट्रॉन जब जाएगा यहाँ पर एक H+ आयन है, ठीक है। कैथोड से जो निकल के आया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकल के आया, ठीक। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला तो हाइड्रोजन आयन बन गया, हाइड्रोजन आयन आ गया आपके कैथोड की तरफ। यहाँ से फिर ये प्रोटॉन निकल के आया, क्योंकि हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन ही तो बचा, इसीलिए हम प्रोटॉन को दर्शाते हैं बन करके, इसी बेस पे दर्शाते हैं। अब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर इसीलिए होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ली थी तो इसका जो प्रोटॉन थे वो कैथोड की तरफ आ गए थे, ठीक। इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का आवेश और हाइड्रोजन आयन का द्रव्यमान चेंज होता है। अब यहाँ पर हमने हीलियम परमाणु ले लिया, तो हीलियम परमाणु के मान 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ आ गए, ठीक है। और यहाँ के 2 प्रोटॉन जो हीलियम परमाणु में थे वो कैथोड की तरफ आ गए। क्यों? क्योंकि हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीजन होता है, ये तो पता है सबको। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीजन होता है इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जब भी हम किसी भी तत्व का निर्धारण करते हैं वो प्रोटॉनों से करते हैं, इलेक्ट्रॉनों से नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब आवेश आ जाता है तो घट बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन घट भी जाएंगे और बढ़ भी जाएंगे। इसका एग्जाम्पल यहीं से देख लो, ठीक है, ऐसे करके। जैसे कि Na सोडियम 11 हमने कल भी बताया था, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। अगर आयन 1 लगा दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 10 बचेंगे। मैग्नीशियम +2 आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 10। अगर यहीं पर क्लोरीन ने 17 और -1 होता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमारे घट बढ़ सकते हैं, तो इसलिए किसी तत्व का हम निर्धारण करते हैं वो प्रोटॉनों से करते हैं। तो यहाँ पर हीलियम गैस, तो फिर हीलियम आयन का आवेश और हीलियम आयन का द्रव्यमान। तो ये जो था विभिन्न विभिन्न गैसों के लिए प्रोटॉन में हीलियम हाइड्रोजन का आवेश और हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हीलियम का आवेश और हीलियम का द्रव्यमान ये चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन बराबर है सभी, इसीलिए उसे मौलिक कण कहा गया। प्रोटॉन बराबर है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, मौलिक कण कहा गया। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन पे देखेंगे बेटा। पहले इसे देखो, पहली प्रॉपर्टी इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय, पहला तरीका जर्नल वे में प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। दूसरा रिएक्शन के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियर रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1H1। प्रोटॉन पे आवेश कैसा होता है? आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के समान होता है, सिर्फ अंतर इतना होता है उसमें नेगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव, वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव 1.6 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मौलिक कण कहा गया है, क्योंकि प्रोटॉन जब एनोड से प्रोटॉन कैथोड की तरफ गए थे तब भी वह फैन या चक्री कुछ भी थी तो कण के माध्यम से बूंद चली थी, ठीक है। और जब वहां पर चुंबकत्व का गुण दर्शाया गया था तो एनोड किरणें जो थी, ठीक है, वो ऋणायन की तरफ मूव कर गई, कैथोड किरणें धनायन की तरफ मूव कर गई। तीसरा पॉइंट, प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना बेटा? प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन आयन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये जब उनके निर्धारण में आया था तो यही माना गया। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है 4, क्योंकि द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हर गैस का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, लेकिन बेसिकली प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के बराबर समकक्ष माना गया। कितना था बेटा? 1.6726 10⁻⁻27 kg, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है और रेडियस ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन की त्रिज्या प्रोटॉन की त्रिज्या 10⁻⁻13, ठीक। अब इसके खोजकर्ता कौन है बेटा? प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। खोजकर्ता जो है प्रोटॉन के गोल्डस्टीन है, और नाम जो दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन में ना होना, क्योंकि बहुत सी किताबों में रदरफोर्ड भी होगा। जी सर। प्रोटॉन के खोजकर्ता जो है वो गोल्डस्टीन है और नाम रदरफोर्ड। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपका कैसे आता है। अगर खोजकर्ता वाला आया तो आप गोल्डस्टीन लगाएंगे, नाम दिया था रदरफोर्ड, ठीक है। अगर खोजकर्ता आया और ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं हुआ तब आप रदरफोर्ड लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में हुए तब आप गोल्डस्टीन लगाएंगे, भी नाम रदरफोर्ड ने दिया था। एटॉमिक थ्योरी रदरफोर्ड की थी। किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन उन्होंने धन किरणों के नाम दिया कि धन किरणें या आयनोड किरणें नाम देने के बाद में ये शांत हो गए। उन्होंने और कुछ नहीं किया। इसका अभी हम बताएंगे अच्छे तरीके से, नोट कर लें। नहीं सर, हो गया। सर एक पीछे करना। अभी आगे कर देंगे बेटा, ऐसा ना हो। ठीक, और पीछे करना क्या रहेगा लिखने को? सर इससे एक पीछे और बस। ये क्या लिखा है चमक के ऊपर? ये हाँ, इस पर दीप्ति, इंग्लिश में फ्लोरेसेंस आएगा। एक प्रकाश दीप्ति उत्पन्न करने जब इन पर आयनोड किरणें आई, ठीक, जिंक सल्फाइड, ये इसीलिए लगाया जाता है। इसको नाम दिया था कैनाल ट्यूब। कैनाल ट्यूब से किरणें निकली इसलिए इनको नाम दिया कैनाल रेज, ठीक है। आइनोड से आई थी तो आइनोड रेज,
धनायन था, इसलिए धन किरणें। ठीक, गोल्डस्टीन ने ये कह दिया था, नामकरण बाद में कर दिया था प्रोटॉन रदरफोर्ड ने। हो गया? लिखी हुई है बेटा 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। हाँ, त्रिज्या पूछा, त्रिज्या लिखी हुई सेंटीमीटर। नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर -15 सेंटीमीटर। अब प्रोटॉन हमारे किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन के बराबर। तो न्यूट्रॉन की त्रिज्या भी प्रोटॉन की त्रिज्या के इक्वल होगी। हो गया? अब बेटा बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज 1932 जेम्स चैडविक 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, इन्होंने बेरिलियम और बोरान जैसे तत्वों पर अल्फा कण, हीलियम परमाणु, अल्फा कण या हीलियम परमाणु बात एक ही होती है, पर हीलियम परमाणु, ठीक है, हीलियम परमाणु के यानी कि अल्फा कण की बौछार करके प्राप्त किया था। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने बेरिलियम और बोरान पर अल्फा किरणों की बमबारी करके, मतलब बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी अल्फा कण के साथ में रिएक्शन करके न्यूट्रॉन की खोज की थी। वो किस तरीके से? ये आपका बेरिलियम है, होल बेरिलियम 9, ठीक, 2 हीलियम 4, रिएक्शन के बाद में 6 कार्बन 12, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक जो हमारा इधर देखो रेक्टेंट, इन्हें बोलते हैं अभिकारक, 4 2 6, और ये बेरिलियम हीलियम कन्वर्ट हुआ कार्बन में 9 4 13 होते हैं। यहाँ 12 और बचा क्या? 0 and 1, मतलब न्यूट्रॉन। इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। 5 बोरान 10 + 2 He 4 7 नाइट्रोजन 14 + 1 0 उल्टा हो रहा है 0 and 1 न्यूट्रॉन। इस तरह से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इस रिएक्शन में उन्होंने पाया कि न्यूट्रॉन जो है हमारे विद्युत उदासीन हैं। कैसे हैं बेटा? विद्युत उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के न्यूट्रल है बिल्कुल। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब उन पर हमने
वोल्टेज प्रभावित की थी तो उनका धारा प्रभावित हुई, यानी कि रेज जो थी किरणें यहाँ पे पार्टिकल्स आगे पीछे हुए, लेकिन न्यूट्रॉन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। विद्युत उदासीन, विद्युत का प्रभाव कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब इनका क्या चार्ज जो कितना रहेगा बेटा, 0। जब ये विद्युत उदासीन है तो इनका चार्ज 0। अल्फा कण के साथ में बमबारी की थी। अल्फा कण हमारा प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इनमें क्या था कि जो द्रव्यमान था वो हमारा प्रोटॉन के बराबर था। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन में भी 1H1 जो भार था प्रोटॉन का 1 था और न्यूट्रॉन का भी 1। इसलिए प्रोटॉन का जो मास था लगभग में प्रोटॉन के बराबर था, सिर्फ थोड़ा सा ही ज्यादा था। वो कितना था बेटा, 1.6750। उसमें प्रोटॉन का कितना था, 26 था, ठीक है। तो हम सेम मानते हैं 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का जो मास है, द्रव्यमान है, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था। प्रोटॉन है मास। और न्यूट्रॉन को जो जर्नल रूप में दर्शाते हैं, जर्नल रिप्रेजेंटेड एंड, और केमिकली या न्यूक्लियर रिएक्शन के आधार पर 0 और 1। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, नोट कर लें। 1932 में जेम्स चैडविक बेरिलियम, बोरान पर अल्फा कण की बमबारी से न्यूट्रॉन की खोज की गई। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात चार्ज इन पर 0 होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है लगभग, ठीक है। खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। हो गया बेटा, नेक्स्ट करें। त्रिज्या बेटा 10⁻13। न्यूट्रॉन की त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर होती है, जो प्रोटॉन की होती है, ठीक है। अब हम तीनों में डिफरेंस देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पार्टिकल्स, सिंबल, डिवाइडेड बाई मतलब खोज करता, मास, द्रव्यमान,
खोजकर्ता प्रतीक, रेडियस, त्रिज्या, चार्ज, आवेश। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल बेटा क्या है? ई या -1 E0, बताओ। आगे नहीं पता? भूल गए इतनी जल्दी? इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं। जब न्यूक्लियर रिएक्शन, कोई सी रिएक्शन होती है तब इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाएंगे बताओ? -1 ई, और इसके अलावा इसे -β 0। -1 E0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। ग्राम में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27 या 28। 28 तीन ही तो करोगे, कम, ठीक है। और रेडियस, त्रिज्या 2.8 × 10⁻13 सेंटीमीटर। आवेश माइनस में 1.6 × 10⁻−19 कूलम। प्रोटॉन को पी से या 1H1 खोज करता गोल्डस्टीन, पूरा नाम ई गोल्डस्टीन होता है, और नामकरण रदरफोर्ड। दोनों लिखना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है बेटा? प्रोटॉन का 1.6726 × 10⁻27 kg। त्रिज्या 10⁻13। चार्ज धनायन होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन के लिए n से या 0 and 1, ठीक है। खोज करता जेम्स चैडविक। द्रव्यमान 1.750 × 10⁻27 kg। त्रिज्या -13 सेंटीमीटर और चार्ज 0। इसके साथ में नाविक की त्रिज्या नीचे लिख लेना। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻−15 सेंटीमीटर। पिछली बार ये आपका एनसीईआर नीट का क्वेश्चन है, नाविक की त्रिज्या कितनी होती है?
10 की पावर -15 सेंटीमीटर आया था। ये टेबल बना लीजिए। इस टेबल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है। ये टेबल अगर आपको याद है तो पीछे का कुछ भी है समझ लिया है। जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे सवाल तो इस टेबल के माध्यम से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, हो गई बेटा बात? नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे मूल कण थे परमाणु के। ठीक है, इसमें अब आपको हम बताते हैं कि खोजकर्ता जो किस तरीके से हुई। ये जो नाभिक है, ठीक है, नाभिक में क्या है, सेंटर पॉइंट है। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। और नाभिक में क्या है बेटा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई। इससे पहले कौन से आए हमारे? इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन। जब नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने कर दी थी तो रदरफोर्ड ने केवल इतना बताया था कि हमारा जो एक परमाणु है, परमाणु का जो सेंटर पॉइंट है वो धनायन होता है। ठीक है, उसने परमाणु केवल धनायन बोला था और ये नाभिक है, इतनी खोज करके छोड़ दी। फिर गोल्डस्टीन आए। गोल्डस्टीन ने कहा था कि नहीं, ये आपका जो केंद्र है, केंद्रक जो आपने नाभिक बताया है, इसमें एक पार्टिकल है प्रोटॉन, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया था, जो अपने आप में धनायन होता है, धनायन होता है। लेकिन रदरफोर्ड, पहले नाम लिख दें बेटा, अब इन दोनों में क्या हो गई? बहस हो गई, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में। रदरफोर्ड कह रहे हैं भाई नाभिक की खोज हमने की है तो इसका श्रेय हमें जाएगा, लेकिन गोल्डस्टीन कह रहे हैं आपने नाभिक की खोज तो की है, लेकिन जो प्रोटॉन एक अलग कण है, इसकी प्रकृति थोड़ी अलग है क्योंकि ये नाभिक के अंदर है।
तो इसका श्रेय हमें जाएगा, ठीक है। रदरफोर्ड ने कहा ठीक है ये तुम्हारा है, लेकिन नाम मैं दे रहा हूँ, इसका नाम है प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने नाम दे दिया प्रोटॉन, गोल्डस्टीन ने बोला तुम नाम दे दो लेकिन खोजकर्ता तो हम ही है, नाम तो हमारा ही होगा। तो इसलिए इन दोनों का नाम आता है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। लेकिन वास्तव में अगर खोजकर्ता प्रोटॉन की बात की जाए तो वो गोल्डस्टीन है, नामकरण रदरफोर्ड, नाभिक रदरफोर्ड, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, नामकरण प्रोटॉन कर दिया रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन थॉमसन। इसी बीच में एक चैडविक दूर से देख रहे थे कि इतना आसान है साइंटिस्ट बनना, तो वो भी आए, नाभिक को देखने लगे STM से, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से। इन्होंने देखा नहीं प्रोटॉन भी है इसमें और आपका नाभिक है, तो इसके बीच में भी एक कण है, इसके बीच में एक कण है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, उन्होंने नाम दे दिया न्यूट्रॉन। चैडविक ने, ये भी आ गए खोजकर्ता बन गए, क्योंकि ये सब साइंटिस्ट जो थे सब एक समकक्ष थे, समकालीन। जो समकक्ष होते समकालीन, जैसे आप सब लोग हैं तो आप सब लोगों में एक प्रकार की कंपटीशन है, उसी प्रकार इनमें भी कंपटीशन थी। उस समय दौर चल रहा था नाभिक परमाणु की खोज का, परमाणु की खोज का जो दौर चल रहा था, तो ये सब लोगों की नजर किस पे थी? परमाणु पे थी। जितने भी सिद्धांत हुए, सिद्धांत दिए गए सब परमाणु पर दिए गए। तो ये ध्यान रखना बेटा, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। ये नाम है, नोट कर लो, आपके काम में आएंगे। फिर हम बात करते हैं अन्य परमाणु कणों की। सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो परमाणु में उपस्थित होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है CD एंडरसन। पॉजिट्रॉन को दर्शाते हैं बेटा +1p0 से, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। तीसरा पॉइंट, इसका जो द्रव्यमान होता है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा पार्टिकल्स आता है मेसान। मेसान के खोज करता है युकावा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर बेटा चार्ज होता है पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इनकी प्रॉपर्टीज भी है। युकावा इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, इसलिए इनको रिप्रेजेंट करते हैं पाई प्लस, पाई माइनस एवं पाई 0 से। और इसका जो मास होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज्यादा होता है। CD इनका नाम है, मतलब जैसे चैडविक, जेम्स चैडविक, E गोल्डस्टीन, ठीक है। मेसान के खोज करता युकावा,
नेक्स्ट पार्टिकल आपका आएगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है न्यूट्रल होता है, मतलब चार्ज उदासीन रहेगा इसका। उदासीन फिर आता है आपका एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन माइनस पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंटी न्यूट्रॉन, ये अपोजिट होता है। स्पिन इसकी न्यूट्रॉन के अपोजिट होती है। चक्रण जो होता है वो न्यूट्रॉन के अपोजिट होता है, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन आपका ऊपर है तो एंटी न्यूट्रॉन नीचे रहेगा, ये अपोजिट रहता है। ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो परमाणु में पाए जाते हैं और अपने आप से खत्म हो जाते हैं। ये थर्ड नंबर पे क्या है? मास से ऊपर ये नीचे के नीचे पाई पाई प्लस पाई माइनस पाई जीरो, क्योंकि चार्ज इसका नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल दोनों होते हैं। सर इसका साइन क्या है? एंटी न्यूट्रॉन का। एंटी न्यूट्रॉन का ये न्यूट्रॉन का अपोजिट होता है। इसकी स्पिन जो होगी न्यूट्रॉन के अपोजिट होगी, ठीक है। और में हो जाता है एंटी प्रोटॉन से ग्रीन। हो गया बेटा। एक छोटा सा सिद्धांत है थॉमसन का। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इस मॉडल को पंप पढ़ेंगे थॉमसन पंपडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने एग्जाम्पल लिया था तरबूज का, वाटरमेलन का। किस तरीके से इन्होंने कहा था कि ये हमारा क्या है, परमाणु है, ठीक है।
थॉमसन एटॉमिक मॉडल में थॉमसन ने कहा था कि जो एटम्स हमारा है गोलाकार है। एटम्स जो है कैसा है, सर्किल, गोलाकार है। सर्किल में है, जिसकी त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बेटा होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये उन्होंने कहा था ये तरबूज की तरह होता है। जैसे तरबूज होता है, ये तरबूज को जब हम कट करते हैं, ठीक है, तो जो लाल भाग होता है तरबूज का, ठीक है, वो क्या है, हमारा प्रोटॉन है। उन्होंने कहा था कि जो तरबूज है लाल भाग धनावेश है, ठीक, और जो तरबूज के जो बीज हैं वो ऋणावेश हैं। क्या है, ऋणावेश। जो जैसे ये आपका नेगेटिव आयन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु में स्टेबल है। किस तरह से स्टेबल है, थॉमसन ने बताया कि ये परमाणु इलेक्ट्रॉन के चारों ओर से एक फोर्स लगा रहे हैं बराबर, जो ये अपनी पोजीशन में स्टेबल है, स्थायित्व है, ठीक है, और इनके चारों ओर धनावेश है, बिल्कुल धसा हुआ। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि तरबूज का लाल भाग धनावेश है और जो बीज हैं उसके ऋणावेश हैं। जैसे आपका एक लड्डू होता है खिचूर का, उसमें इलायची के दाने जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेश है, और बाकी का जो पूरा जो बूंदी के दाने हैं वो धनावेश, ये माना था। तो इसके साथ में इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह पे स्थित है, स्थित होने के साथ साथ क्या है, परमाणु उदासीन है, उदासीन है, परमाणु उदासीन है। और जो ये जो इनका जो प्रॉपर्टीज थी, ये प्रॉपर्टीज आज तक जितने भी चल रहे हैं मॉडल आए थे वही रही थी प्रॉपर्टी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। बट बाकी जो ये मॉडल खराब हुआ था, रदरफोर्ड ने खराब किया था, मतलब इसके अपवाद प्रस्तुत किए थे कि आपने बोला कि ये लाल भाग धनावेश है और ऋणावेश है, जबकि इसमें न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन तो चक्कर काटते रहते हैं, तो इसकी स्थिति को कैसे निर्धारित कर सकते हैं हम। लेकिन जो रदरफोर्ड ने भी कहा था कि इसकी त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻10 मीटर में होती है, एंगस्ट्रॉम के बराबर, और ये उदासीन होता है, विद्युत का उदासीन होता है, परमाणु जो है विद्युत का उदासीन होता है। ये उन्होंने भी माना और आज तक इसे भी मानते चले आए हैं। सिर्फ थॉमसन का परमाणु मॉडल सिर्फ इसी बेस पे चला कि इसका एक पॉइंट जो है वो अभी तक वैलिड है। नेक्स्ट में रहेगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर आपका आइसोटॉप, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, अब्बार रूल्स, कॉलिजन रूल्स, ये इसी में ही है, ठीक है, ये रहेगा, इसे नोट कर लो।